हेलो दोस्तों, जितेश स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का बायोलॉजी, जो VVI क्वेश्चन है जो 2025 में आने की संभावना है। और आज हम लेकर के आए हैं 15 शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं, तो लास्ट तक बने रहिएगा और इसी तरह का वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट फिर मिलते रहेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन दिया है, डार्विन के प्राकृतिक वर्णन से क्या समझ। यानी डार्विन नामक एक वैज्ञानिक था, वह प्राकृतिक से रिलेटेड एक नियम दिया था, उसके बारे में वो क्या करना है, बताना है। चलिए देखते हैं। दिया है, जीव या जीव संख्या में, यानी मान लो कोई जीव या जीव का संख्या उपयुक्तता जनन संबंधित है, यानी जीव के बारे में और जीव के संख्या के बारे में और जनन संबंध के बारे में, यानी जनन से संबंधित एक मतलब बात बताया जो वातावरण में अधिक उपयुक्त थे। यानी जो जीव जन्म लेते हैं या उसके संख्या के बारे में उन्होंने एक बात बताया जो वातावरण में सबसे ज़्यादा क्या होता है, उपयुक्त है, और उनकी अधिक संतानें हुई, यानी जिसके कारण उनकी क्या हुई, अधिक संतानें हुई। अंत में उनका वर्ण होता गया और डार्विन ने इसे प्राकृतिक वर्ण का नाम दिया। फिर समझ लीजिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राकृतिक के वर्ण से क्या समझते हो, तो डार्विन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, जीव या जीव से संख्या के बारे में उन्होंने क्या किया, नियम बताया है ना, जो कहा कि वातावरण में अधिक उपयुक्त था और उनकी अधिक संतानें उत्पन्न हुई है ना, जिसका वर्णन भी होने लगा। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, जो किसने दिया था, डार्विन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन था, उत्परिवर्तन से क्या समझते हो। उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हो, इसके बारे में बताना है। चलिए देखते हैं। तो कहता है, उत्परिवर्तन जीवों में अचानक प्रकट होने वाले परिवर्तन या असतत विभिन्नताएं वंशागत होती है तथा नई जातियों के विकास के लिए उत्तरदायी होती है। ह्यूगो डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन को ही विकास का मुख्य कारक माना है। देखिए तब समझते हैं अपना भाषण। उत्परिवर्तन क्या है, तो आपके शरीर में या कोई भी जीव में अचानक परिवर्तन होने लगेगा। यानी मान लो कोई जीव है और उसके जीव में अचानक क्या होने लगा, परिवर्तन होने लगा, तो उसे हम लोग उत्परिवर्तन कहते हैं। अगर अपना भाषा में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, है ना। तो कोई भी जीवों में अचानक परिवर्तन होने वाले घटना को, कोई भी जीवों में अचानक परिवर्तन होने वाले घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लैमार्क का सिद्धांत किन किन तथ्यों पर आधारित है, इसके बारे में बताना है। लैमार्क नामक जो वैज्ञानिक थे, इसके बारे में, इसके सिद्धांतों को क्या करना है, लिखना है। चलिए देखते हैं। तो लैमार्क के सिद्धांत निम्न तथ्यों पर आधारित है, यानी यह जो सिद्धांत दिया था निम्नलिखित बातों पर दिया था। देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। पहला है बड़े होने की प्रवृत्ति। इन लैमार्क के बताया कि जो इसका सिद्धांत था वह दिया था, पहले जीवो जो होते हैं वह क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो पहला क्या था, बड़े होने की प्रवृत्ति। दूसरा दिया वातावरण सीधा प्रभाव, यानी जो जीव, कोई भी जीव जन्म लेगा तो वह वातावरण के संपर्क में रहेगा। उसके बाद है अंग के कम या अधिक प्रयोग का प्रभाव, यानी जो हमारे अंग है उसका कम या अधिक प्रयोग का प्रभाव करेंगे। जैसे में देखिए, हम लोग का जो दायां हाथ होता है और जो बायां हाथ होता है, तो हम लोग बायां हाथ का कम यूज करते हैं और दायां हाथ का ज़्यादा यूज करते हैं। इसी का प्रयोग के बारे में बताया था। अगला है उपार्जित लक्षणों को वंशागति करने का मतलब, यानी यह सारे क्या है, इनके इसी बातों पर यह लैमार्क का सिद्धांत आधारित है। पहला क्या है, बड़े होने पर, वातावरण के सीधा संपर्क में, अंगों का अलग कम या ज़्यादा उपयोग होना और उपार्जित लक्षणों का वंशागति, यही इसका तथ्यों पर क्या था, नियम आधारित, जो BM बोर्ड मॉडल भी आधारित है और ये 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समजात अंग से क्या समझते हो। समजात यानी समान जात, और समान जात का क्या, अंग। इससे पता चलता है समजात कहने का मतलब समान जात। देखते हैं क्या दिया है इसका आंसर। दिया वे अंग जो संरचना में समान हो, यानी संरचना, मान ले कोई मानव है तो मानव का संरचना क्या होगा, समान होगा। मानव का जो बनावटी होगा वह क्या होगा, समान होगा। चाहे कार्य, लेकिन काम क्या है, अलग है, काम अलग अलग होगा। जैसे में जिसका संरचना समान हो लेकिन काम अलग हो तो उसे बोलेंगे समजात अंग। जैसे में कुत्ता का अग्रपात देख लीजिए और मनुष्य का हाथ देख लीजिए, दोनों क्या है, तो कुत्ता का अग्रपात और मनुष्य का हाथ दोनों समान है, तो उसी को बोलेंगे समजात अंग। क्या बोलेंगे, समजात अंग। यानी तो वह अंग जो संरचना में समान हो लेकिन काम अलग हो तो उसे क्या बोलेंगे, समजात अंग बोलेंगे। या बीट बोर्ड मॉडल क्वेश्चन 2017 में पूछा गया हुआ है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला दिया है अवशेषी अंग से आप क्या समझते हैं। यह अभी बोर्ड मॉडल है और 2017 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। कहता है जीवधारियों में पाए जाने वाले अंग, यानी जो जीवधारियों में पाए जाने वाले अंग होते हैं जो पूर्वजों में क्रियाशील थे। यानी मान लीजिए कोई जीवधारी थे, जैसे मान लीजिए पहले बंदर को देख लीजिए, बंदर के पास क्या था, पूंछ था, पूंछ था जो मनुष्य बन गया हुआ है। तो वह पहले पूंछ का प्रयोग पूर्वजों हमारे उपयोग करते थे, लेकिन अब वह महत्वहीन हो गया है। जैसे मैं बंदर, जैसे मनुष्य के देखिए पूंछ अब है नहीं है, अब वह क्या है, उसका कोई काम नहीं, वह महत्वहीन हो गया है, तो उसी को बोलते हैं अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे में तो कहता है कोई भी जीव में है ना जो पहले अंग था लेकिन पूर्वजों में था, लेकिन अब हम लोगों के लिए वह उपयोगी नहीं है, तो उसी को बोलते हैं अवशेषी अंग कहते हैं। चलिए तो मेरा अगला क्वेश्चन समझ गइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समरूप अंग क्या है। अब देखो वहां पे समजात था, वहां पे था समजात और यहाँ पे है समरूप। चलिए देखते हैं, कहता है वह अंग जो समान कार्य के लिए योजित हो, यानी काम जो समान हो लेकिन एक से दिखाई देते हो, लेकिन मूल संरचना में क्या हो, अभिन्न हो। यानी उसका काम समान हो लेकिन संरचना अलग हो। सिंपल सी बात, यानी उसका जो कार्य होगा वह क्या होगा, समान होगा। कार्य क्या होगा, समान होगा, लेकिन जो रचना होगा वह क्या होगा, अलग होगा। क्या होगा, अलग होगा। उसी को हम लोग बोलेंगे समरूप अंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समरूप अंग बोलेंगे। फिर से लिखेंगे, तो वह अंग जो कार्य समान हो लेकिन रचना अलग अलग हो, तो उसे हम लोग समरूप अंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतर्जात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डालें। अंतर्जात प्रतिरक्षा पर प्रकाश डालना 2014 में पूछा गया है, 19 से पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है अंतर्जात प्रतिरक्षा शरीर के अंदर बाहरी कारकों को प्रवेश करने से नहीं देता है ना। यानी अंतर्जात परिचय करने का मतलब, यानी बाहर कहने का मतलब समझ सकते हैं, अंतर्जात प्रतिरक्षा शरीर के अंदर बाहर कारकों को प्रवेश करने नहीं देता, यानी ना अंदर जाने देगा और ना बाहर आने देगा। यानी शरीर के अंदर को ना बाहर जाने देगा, अंदर वाले को ना बाहर जाने देगा और बाहर वाले को ना अंदर जाने देगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अंतर्जात परिरक्षा। इसका 4 गो प्रकार है, वह कौन कौन से, पहला देख लिए। तो कहता है शरीर क्रियात्मक रोधिका। पहला क्या है, शरीर क्रियात्मक रोधिका। पहला क्या है, शरीर क्रियात्मक रोधिका। कहता है शरीर क्रियात्मक रोधिका के अंतर्गत है शरीर का स्वार्ण, ताप एवं रोगजनक सूक्ष्म जीवों द्वारा वृद्धि होती है। यानी वह सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होती है, वृद्धि होती है। तो पहला क्या है, तो पहला है शरीर क्रियात्मक रोधिका। दूसरा देखिए, दूसरा दिया है शारीरिक रोधिका। शारीरिक रोधिका बाहरी कारकों को शरीर के अंदर नहीं जाने, यानी शारीरिक रोधिका क्या काम है, जो भी बाहरी कारक होगा उसको अंदर नहीं जाने देगा। जैसे में त्वचा, मक्यूस, झिल्ली, यह सब क्या है, इसको अंदर जाने से मना कर देता है। अगला है फैगोसाइटिक दिया है, फैगोसाइटिक रोधिका। फैगोसाइटिक रोधिका कहता है यह बड़ी अनियमित आकार कोशिका है जो वायरस, माइक्रोब आदि को निगल जाता है। यानी जो छोटा मोटा वायरस होता है उसको क्या करता है, निगल जाता है। जब ओवर हो जाता है तब जाकर के हमें बीमारी हो जाती है। और लास्ट देखिए, एक होता है ज्वलनशील रोधिका। कभी कभी कुछ संक्रमण या किसी कारणवश ऊतकों में कुछ आघात लगने से त्वचा फूल जाती है। यानी देखिए कहीं कहीं चोट लगने से त्वचा क्या होती है, फूल जाती है, जो लाल हो जाती है या दर्द करता है एवं ताप ऊंच होता है। उसी को रोकता है कौन, ज्वलनशील रोधिका। यह अंदर जाने से या बाहर आने से क्या करता है, रोक देता है। चलिए तो यह क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा, वे भी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, अगला टाइफाइड बीमारी का रोगजनक लक्षण, संक्रमण के विधि तथा उपचार के बारे में बताना है। टाइफाइड यह 2020 से पूछा गया हुआ है, या इसी को बोलते हैं मियादी बुखार। टाइफाइड बोलिए या मियादी बुखार बोलिए, इसके कारण और लक्षणों को जो 13 में भी पूछा गया हुआ है। चलिए तो कहता है मियादी बुखार के कारण यह बीमारी क्षण के आकार की गतिशील जीवाणु, यानी यह जो बीमारी है क्षण के आकार एक जीवाणु होता है जो गतिशील होता है, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। उसका नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मियादी बुखार किसके कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफी के कारण क्या होता है, टाइफाइड या मियादी बुखार होता है। जो जीवाणु शुरू में छोटी आंत में स्थापित होता है, या कहाँ प्रवेश करता है, छोटी आंत में, और बाद में यह रुधिर में यानी ब्लड में क्या करता है, पहुंच जाता है।
तो मियादी बुखार किसे कहते हैं? यह एक बीमारी क्षण के कार्य गतिशील जीवाणु साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, जो आंत में प्रवेश करता है और बाद में यह रुधिर में प्रवेश कर जाता है, जिससे हम लोग टाइफाइड या मियादी बुखार कहते हैं। अगला देखते हैं, इसका लक्षण देख लीजिए। इस बीमारी में रोगों को तेज बुखार यानी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आता है। यानी जब यह बीमारी होगा तो बुखार मैंने रोगी को बुखार ज़्यादा आएगा। पहले सप्ताह में बुखार प्रतिदिन बढ़ता है, फिर दूसरे सप्ताह उच्च बना रहता है, सिर दर्द के साथ साथ पेट दर्द एवं मानसिक तनाव होता है। यानी यह लक्षण है इसका। लक्षण में क्या होगा? बुखार लगेगा। पहले सप्ताह बुखार प्रतिदिन बढ़ता है, फिर दूसरे सप्ताह में उच्च रहता है, सिर दर्द हो जाता है, पेट दर्द होता है और मानसिक तनाव होता है। क्या है इसका लक्षण? है किसका? मियादी बुखार या टाइफाइड का। और इसको नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? तो रोग हो जाने पर उच्च प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग करें। इसको नियंत्रण कब कर सकते हैं? तो इससे हम लोग अच्छे से इलाज करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अच्छे से हमको इलाज कराना होगा, तब जाकर के अच्छा से ठीक हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको रोकथाम में क्या है? तो रोकथाम के लिए इसका उपयोग करेंगे टीका, जो भी डॉक्टर क्या सलाह देता है इसके उपयोग करेंगे। तो यह हो गया मियादी बुखार। अगला अगर पूछेगा मियादी बुखार किसके कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है, जो आंत में प्रवेश करता है और रुधिर में धीरे धीरे पहुंच जाता है। अगला देखिए, अर्बुद या ट्यूमर क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? बोर्ड मॉडल भी है और जो 17 में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। अर्बुद या ट्यूमर क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, तो अनियंत्रित कोशिकाएं जब विभाजन क्रिया जारी रख कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर देता है तो उसे हम लोग ट्यूमर कहते हैं। यानी अनियंत्रित, जिसमें हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, है ना। जब वह बंटवारा का काम जारी रखता है और वह धीरे धीरे बहुत सारा कोशिका क्या करता है? बना लेता है, बहुत सारा कोशिका का भंडार तैयार कर लेता है, तो उससे हम लोग बोलते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं? ट्यूमर बोलते हैं। अगर आपसे पूछेगा ट्यूमर किसे कहते हैं, तो वह कोशिका जिस पर हम नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, जब वह बंटवारा करके, है ना, कोशिकाओं को भंडार बना लेता है तो उसे क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला है सुदर्भ अबुर्ध, सुदभ और दूसरा दुर्दभ। एक होता है सुदभ और दूसरा है दुर्दभ। यह अपने मूल स्थान तक सीमित रहता है। यानी सुदभ जो होता है वह मूल स्थान तक सीमित रहता है और शरीर के दूसरे भाग में नहीं फैलता है, यानी अपने जगह पर फिक्स रहेगा और दूसरे जगह नहीं जाएगा। लेकिन दुर्दभ जो है यह शरीर के दूसरे भाग में फैलता है और इनकी कोशिकाओं को नवद्रीय कोशिका भी कहते हैं। दुर्दभ अबुर्ध को कहते हैं नव द्रव्य कोशिका भी कहते हैं। दूसरे जगह क्या करता है? भाग जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, GMO क्या है? इसके बारे में बताना है। 2014 में भी और 2019 में पूछा गया हुआ है। 2014 और 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले समझते हैं GMO का पूरा नाम क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेन्स होता है। क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेन्स होता है ना। इसके द्वारा खाद्य उत्पादन में क्या होती है? वृद्धि होती है और विभिन्न प्रकार की नस्लों को उत्पत्ति किया जाता है। इसमें जीनों में फेरबदल कर कार्यशील DNA प्रविष्ट कराया जाता है। जैसे में बीटी पौधा जो है वह GMO का क्या है? उदाहरण है। GMO का पूरा नाम क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेन्स है ना। इसके द्वारा ही खाद्य वृद्धि क्या होता है? उत्पादन होता है खाद्य बीज का, जिससे विभिन्न प्रकार के नस्ल उत्पन्न होते हैं, जिसे हम जीनों में फेरबदल करके DNA प्रविष्ट करते हैं। जैसे में क्या? बीटी पौधा। यह 2014 में 19 में क्वेश्चन पूछा गया हो, बहुत इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको जरूर एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगला मेरा क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके प्रभाव का वर्णन करना है। तो कहता है पृथ्वी के वार्षिक औसत तापमान में, यानी मान लें साल भर में जो तापमान में वृद्धि होता है ना, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के निम्नलिखित के बुरे प्रभाव पड़ते हैं। पहले समझ लिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो एक साल में पृथ्वी के तापमान में जितना वृद्धि आएगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक उष्मन कहलाता है। इसके निम्नलिखित प्रभाव पड़ सकते हैं बुरे। पहला है हिम चोटियों पर, यानी जो हिम चोटी है, जो बर्फीले पहाड़ है या हिम नदी के पिघलने से समुद्र तल की क्या होती है? ऊंचाई बढ़ रही है और तटवर्ती क्षेत्र या द्वीप क्या हो रहे हैं? डूबते। जब गर्मी से बर्फ क्या होगा? पिघलेगा। और जब बर्फ पिघलेगा तो पानी की मात्रा क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब पानी की मात्रा बढ़ेगा तो जो अगल बगल में जो द्वीप है, जो स्तर है, वह क्या होने लगेगा? डूबने लगेगा। उसके बाद दिया समय से पहले तक, यानी समय से पहले पक जाने के कारण अनाज के दानों का आकार छोटा हो जा रहा है। इतना ना गर्मी बढ़ गया दिन पर दिन
इतना ना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है कि अनाज क्या हो रहा है, सही से पक नहीं रहा है, सही से जल्दी पक जाता है, पकने का उम्र कुछ और है लेकिन वो जल्दी पक जाता है, जिसके कारण उसका आकार क्या होता है, छोटा हो जाता है। और लास्ट है, मानव स्वास्थ्य पर इसकी कार्य क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यानी दिन पर दिन गर्मी के कारण लोग क्या होते जा रहे हैं, कमज़ोर होते जा रहे हैं, जो सही से काम नहीं कर पाते हैं। अगला चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वाइटल इंडेक्स क्या है, इसके ज्ञात करने का सूत्र लिखना 2013 पूछा गया, बीबीआई क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से क्वेश्चन देखिएगा। वाइटल इंडेक्स क्या है, इसके ज्ञात करने का सूत्र को लिखे। चलिए देखते हैं। तो दिया है, किसी आबादी में होने वाले सामान्य वृद्धि को जानने के लिए, यानी मान लो कोई आबादी है, कोई जनसंख्या है, उसमें वृद्धि और यानी बदलाव हो रहा है, तो उसको जानने के लिए जन्म दर और मृत्यु दर के अनुपात को क्या कहता है, आकलन किया जाता है। क्या करते हैं, यानी किसी आबादी में होने वाले वृद्धि को जानने के लिए, बदलाव को जानने के लिए, बढ़ते हुए जनसंख्या को जानने के लिए जन्म दर और मृत्यु दर क्या कहता है, आकलन किया जाता है, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, वाइटल इंडेक्स कहते हैं। वाइटल इंडेक्स का सूत्र होता है जन्म दर बट्टा मृत्यु दर गुने 100। इसका सूत्र होता है जन्म दर बट्टा मृत्यु दर गुना में 100। यह क्या होता है, इसका सूत्र होता है किसका, वाइटल इंडेक्स का। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है हरित घर बोलिए या गृह बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हरित गृह प्रभाव किससे कहते हैं, स्मॉग का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में बताना है। तो दिया है, हरित गृह प्रभाव प्राकृतिक रूपों में होने वाले वैसी परिघटना जिसके कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म हो रहा है। हरित गृह प्रभाव कहने का मतलब प्राकृतिक घटना के कारण या कोई भी मानव घटना के कारण पृथ्वी की सतह पर या वायुमंडल क्या हो रहा है, गर्म है। पृथ्वी की सतह भी गर्म हो रहा है और वायुमंडल भी क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो ऐसे हम लोग बोलते हैं उसे क्या, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस। जैसे में CO2, CHN2O, CFC इत्यादि का क्या है, कारण है, या इसी के दिन पर दिन संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगला चलिए, हरित क्रांति से क्या समझते हो। वहाँ था हरित गृह या हरित घर, लेकिन यह हरित क्रांति है, इसके बारे में आपको बताना है। तो कहता है खाद्य पदार्थ को बढ़ाने के लिए, कोई भी खाद्य पदार्थ को बढ़ाने के लिए कृषि के क्षेत्र में जो प्रयास किया जाता है ना, जिसके बाद क्या होता है, उसके उत्पादन में वृद्धि होता है, तो उससे हम लोग हरित क्रांति कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, कोई खाद्य पदार्थ है, उसको वृद्धि को बढ़ाने के लिए, अब क्यों बढ़ाएंगे, कृषि तरह क्या हो, विकास हो, और उसके लिए जो भी तरीका को अपनाएंगे, उसमें जो वृद्धि करेंगे वह क्या कहलाएगा, हरित क्रांति कहलाएगा। भारत में इसकी क्रांति का शुरुआत 1960 में हुआ था। हरित क्रांति का शुरुआत कब हुआ था, 1960 में हुआ था। इसका योगदान निम्नलिखित है। पहला दिया है, सिंचाई के लिए उपयुक्त प्रबंधन होना चाहिए, यानी जो सिंचाई के लिए जो क्या क्या चाहिए, इसके लिए अच्छा साधन होना चाहिए। दूसरा है वैज्ञानिक विधि जो कृषि के लिए क्या हो, उपयोग हो। अच्छे तथा अन्य गुणवत्ता वाले उर्वरकों की आवश्यकता हो, अच्छे बीज मिले, गुणवत्ता वाले बीज मिले। और अगला है फसल को खराब तथा नुकसान होने से बचाने के लिए जो कीटनाशक दवाई है उसका उपयोग किया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और मेरा लास्ट क्वेश्चन है, गेहूं के 4 प्रोन्नतक किस्म तथा उनके गुण को लिखें। चलिए गेहूं के 4 किस्म निम्नलिखित है। पहला आता है HD 2824, HD 2824 हाई, इसको क्या आता है, उच्च उत्पादकता एवं सम समय बुआई वाला है, यानी उच्च उत्पादक यानी ज़्यादा उपज करता है और समय पे बोया जाने वाला क्या है, फसल है। दूसरा है HUW 234, यह मध्यम उत्पादन है, यानी हाई वाला है, यह मध्यम वाला है, और यह लेट से बोया जाने वाला क्या है, फसल है। तीसरा देखिए K8027, दूसरा है K8027 जो निम्न उत्पादकता वाला है, और यह वर्षा आधारित पर क्या है, कृषि है। यह वर्षा होगा तो यह होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और चौथा है HD 2888 जो समय पर बुआई एवं वर्षा आधारित है, यह समय पर बोया जाने वाला और यह वर्षा आधारित क्या है, गेहूं फसल है।